Hello guys. Now today we are going to continue our chapter 7 evolution for class 12 students, and today our topic is biological evolution. In our previous class we learnt about adaptive radiation. तो आज का टॉपिक भी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है. देखिए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या है कि स्टार्टिंग इस तरह से होती है कि जैसे हम मानते हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो इवोल्यूशन हुआ है वो अक्सर या वो अमूमन तब हुआ होगा जब अर्थ पे मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी के डिफरेंसेस वाली कुछ सेल्यूलर फॉर्म्स अराइज हुई होंगी, है ना. तो ऐसी फॉर्म्स, ऐसे लाइफ फॉर्म जिनमें मेटाबॉलिक एबिलिटी में डिफरेंसेस हों, जब उनका ओरिजिनेशन हुआ होगा अर्थ के ऊपर, तभी हम कह सकते हैं कि वहाँ नेचुरल सिलेक्शन स्टार्ट हुआ होगा और उसी के थ्रू फिर इवोल्यूशन चला होगा, राइट. तो बेसिकली जो नेचुरल सिलेक्शन है या जो इवोल्यूशन का जो टर्म है वो अगर सही मायने में हम समझें तो ये उसके लाइफ स्पैन के ऊपर, उन ऑर्गेनिम्स की लाइफ साइकिल के ऊपर भी काफी हद तक डिपेंडेंट होता है. देखिए फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं जो माइक्रोब्स हैं, जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, दे डिवाइड वेरी रैपिडली. ओके, तो इनके अंदर जो डिविजन्स हैं, इनके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत तेजी से होता है. ओके, तो जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं जब वो रैपिडली डिवाइड करते हैं तो कुछ ही घंटों में देखते ही देखते वो मल्टीप्लाई करके और मिलियंस की संख्या में तैयार हो जाएंगे. बिकॉज दे डिवाइड वेरी रैपिडली, दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन. इसलिए तो लाइफ स्पैन जो छोटा है तो इसलिए उसका मतलब उनके अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिडली होगी और इसी वजह से वो कुछ ही घंटों के अंदर देखते देखते लाखों की संख्या तक पहुंच जाते हैं. ठीक, अब इसको अगर हम जो एक कल्चर मीडियम है जिस पर इनको ग्रो कराया गया है, अब अगर हम उस मीडियम के कंपोजिशन में चेंज करते हैं तो जब मीडियम का कंपोजिशन चेंज होगा तो वो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उस बैक्टीरिया की सपोज, तो वो क्या करेगी, वो कुछ ऐसे वेरिएंट्स को अराइज करेगी जो उस चेंज ऑफ जो कल्चर मीडियम है उसको इजीली एक्सेप्ट कर सके, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर पाए और उसमें भी सर्वाइव कर सके. ठीक, तो क्योंकि वेरिएशन होंगे तो जिन ऑर्गेनिम्स में उस तरीके के जो जेनेटिक फीचर्स पहुंचे या जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके ओरिजिनल पेरेंट्स के जरिए जो इनहेरिट हुए उनके अंदर, कि जो उस चेंज ऑफ क्लाइमेट में या चेंज ऑफ कल्चर मीडियम के कंपोजिशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर पाए, अपने आप को मोल्ड कर पाए और वो फिर इजीली वहां सर्वाइव कर सके. तो ऐसे ही ऑर्गेनिम्स की, ऐसे वेरिएंट्स की फिर जो पॉपुलेशन होगी वहां समय के साथ साथ उनकी संख्या तेजी से बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, और ये जो पॉपुलेशन है दूसरी, जो उसमें उस चेंज ऑफ क्लाइमेट में या चेंज ऑफ मीडियम में जो सर्वाइव नहीं कर पाए, जो अपने आप को उसके लिए नहीं अडॉप्ट कर पाए, तो वो जल्दी सर्वाइव, मतलब ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो जल्दी खत्म हो जाएंगे. तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फिटनेस है, नेचुरल सिलेक्शन इज बिकॉज ऑफ फिटनेस. अब ये जो फिटनेस है जिसको नेचुरल सिलेक्शन के लिए जरूरी मानते हैं हम, ये एक्चुअली एक इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से है ना. तो जिन ऑर्गेनिम्स में वो कैरेक्टर्स, वो फीचर्स इनहेरिट हो गए कि जो उनको उस चेंज ऑफ क्लाइमेट में कैपेबल बना पाए उसमें सर्वाइव करने के लिए, तो ये एक फिटनेस हम कह सकते हैं कि ये उस जेनेटिक बेसिस का एक एंड रिजल्ट. ठीक है ना. तो कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म किस पर्टिकुलर क्लाइमेट में, किस पर्टिकुलर चेंज ऑफ एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाता है, तो उसका जो एक फिटनेस है, उसका जो एक रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, ये एक्चुअली हम कह सकते हैं कि अब ये एक एंड रिजल्ट है केवल उस पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस का, जिसकी वजह से वो फिजिकली या रिप्रोडक्टिवली फिट बना. ठीक, तो इसीलिए कुछ ऑर्गेनिम्स उस चेंज ऑफ क्लाइमेट में बहुत बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ ऑर्गेनिम्स उसी पॉपुलेशन के उस चेंज ऑफ क्लाइमेट में, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट में उतने इजीली और उतने स्मूथली, उतने लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते. क्लियर. तो एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन फिटनेस के ऊपर डिपेंडेंट है और फिटनेस का एक जेनेटिक बेसिस है. अब समझे आप. तो इसीलिए जब एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो उस चेंज के अकॉर्डिंग जो होते हैं, तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है
वो एक्चुअली इन दो की कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, यानी नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट। ठीक है, तो इसी की वजह से जिन ऑर्गेनिज्म में वो जीन्स या वो फीचर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जब पेरेंट से पहुंचते हैं वेरिएशन के जरिए, जो उसको उस चेंज ऑफ क्लाइमेट में, चेंज ऑफ एनवायरमेंट में सपोर्टिव होते हैं, उसके सर्वाइवल में हेल्पफुल होते हैं, तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म फिजिकली फिट माने जाएंगे, रिप्रोडक्टिवली फिट कहे जाएंगे, और फिर उन्हीं की जो ग्रोथ है, उन्हीं का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा समय के साथ साथ, और उन्हीं ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनिस हमें लंबे समय तक देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो इवोल्यूशन है ये एक्चुअली एक सिलसिलेवार प्रोसेस है जैसे हम जानते हैं। तो अब बेसिकली जो नेचुरल सिलेक्शन है, हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन ने दिया कंसेप्ट, वो हम एक्चुअली इवोल्यूशन के लिए हम पूरी तरीके से श्योर नहीं है, अभी भी क्लियर नहीं कर सकते कि इवोल्यूशन एक अपने आप में एक प्रोसेस है या किसी अननोन प्रोसेस का रिजल्ट है। देखिए फॉर एग्जांपल, जब हम संसार की कहानी सुनाते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी, ये किस तरह से आया, तो उस जब हम स्टोरी ऑफ वर्ल्ड सुनाते हैं, जब संसार की कहानी सुना रहे होते हैं, तो हम इवोल्यूशन को एक प्रोसेस के रूप में बताते हैं। हम कैसे मानते हैं कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस था और उसके जरिए सारी चीजें डेवलप होनी शुरू हो गई, है ना। और जब हम अर्थ के ऊपर लाइफ के ओरिजिनेट होने की कहानी सुनाते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, तो वहां पर हम मानते हैं कि ये जो इवोल्यूशन है ये नेचुरल सिलेक्शन का ही एक एंड रिजल्ट हुआ। यानी जिनको नेचर ने सेलेक्ट किया, इनको नेचर ने चूज कर लिया सरवाइव करने के लिए, वो उस एनवायरमेंट में फ्लरिश कर पाए, फले फूले, और उसी की वजह से उनकी प्रोजेनिस की संख्या हमें लंबे समय तक देखने को मिली। ठीक है, सीजनल फ्लक्चुएशन छोड़ दीजिए। अब होता क्या है, इससे पहले एक और फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे मिस्टर लेमार्क। लेमार्क ने क्या बोला कि जो इवोल्यूशन है ये एक्चुअली ऑर्गन्स के यूज और डिसयूज की वजह से है, यानी अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग, अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग की वजह से, ऑर्गन्स के यूज और डिसयूज की वजह से ये इवोल्यूशन होता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया जिराफ का। लेमार्क ने ये कहा कि जब जिराफ नीचे नीचे वाली जो घास के पहले नीचे खाते थे, वो सब छोटी छोटी हाइट की वेजिटेशन को खाते थे। फिर एक समय यह हुआ कि वो जो वेजिटेशन थी, छोटे हाइट वाले प्लांट्स, वो सारे खत्म हो गए। उनको फिर ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को उचकाना पड़ा। ठीक है, तो जिराफ ने क्या शुरू किया, अपनी जो नेक थी उनको इलोंगेट करना, उनको खींचना और उचकाना शुरू किया ऊपर की ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए। तो धीरे धीरे इस तरीके से ये प्रैक्टिस करते 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 एक समय ये आ गया कि जिराफ की जो गर्दन थी वो लंबी होने लगी, और यही जो कैरेक्टर था, ये जो फीचर था, वो उनके अगली सक्सेसिव जनरेशन में पास ऑन हो गया, वहां इनहेरिट होने लगा। तो इस वजह से आज सारे के सारे जिराफ लंबी गर्दन वाले देखने को मिलते हैं। ठीक है, हालांकि इस कंसेप्ट में, इस व्यू में कोई सच्चाई नहीं थी, और आज इसको पूरी तरीके से रिजेक्टेड और डिस्कार्डेड माना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो डार्विन थे, डार्विन के ऊपर थॉमस मैल्थस का जो किया हुआ जो एक्सपेरिमेंट था, जो भी काम था, उसका भी कुछ प्रभाव पड़ा। यानी नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली ये कुछ फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके आधार पर बोला जाता है। देखिए, पहला है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हम सब जानते हैं कि जितने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये सीमित संख्या में, इनका स्टॉक लिमिटेड है। अब क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म्स हैं उन सबके लिए ही ये लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली इनके यूटिलाइजेशन के लिए एक कंपटीशन बना रहेगा जो भी सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म्स उनके बीच में। तो एक तो पहला फैक्टर ये हुआ कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं, और इसीलिए the populations are stable in size except seasonal fluctuation। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है फैक्चुअल, कि जो पॉपुलेशन का साइज है वो प्लस माइनस उतना ही रहता है, लगभग वो स्टेबल है, अगर हम सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ देते हैं तब। सीजनल फ्लक्चुएशन मतलब किसी तरीके से कोई अचानक कोई ऐसी आपदा हो जाए, या किसी प्रकार से कोई और किसी और कारण से अगर अचानक से किसी पॉपुलेशन में कोई बहुत ज्यादा गिरावट आ गई या बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई, तो ये एक अलग एक्सेप्शनल केस है। बाकी
मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज्यादातर समय में जो पॉपुलेशन का साइज है वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है। अब वो स्टेबल इसलिए रहेगा क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उनके यूटिलाइजेशन के लिए क्या है, एक कंपटीशन लगा हुआ है सबके बीच में, और उस कंपटीशन में जो ऑर्गेनिज्म उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए बेटर अडेप्टेड होंगे वो अच्छे से उनको यूटिलाइज कर पाएंगे, और जिनको वो जीन्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो फीचर्स, वो ट्रेड्स नहीं मिले कि वो उन रिसोर्सेज को उतने अच्छी तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंज्यूम कर पाए, यूटिलाइज कर पाए, वो उस कंडीशन में ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जो पॉपुलेशन का साइज है वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहेगा। ठीक, अच्छा, अब मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन फीचर्स। कोई भी, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जो किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उनमें वेरिएशन देखने को मिलते ही मिलते हैं। हम यहाँ तक कि हम सब जानते हैं कि जो कोई भी दो इंडिविजुअल्स हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के भी, वो भी एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते। तो इसका मतलब वेरिएशंस आर ऑलवेज देयर, क्लियर, वेदर दीज ऑर्गेनिज्म्स आर ऑफ द सेम पॉपुलेशन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेड। और एक कंसेप्ट ये है कि जो वेरिएशंस हैं वो ज्यादातर इनहेरिटेड होते हैं, यानी जो म्यूटेंट जीन्स होती है, आपने पढ़ा है, जो म्यूटेंट जीन्स होती है उनकी वजह से वेरिएशंस डेवलप होते हैं। तो जो नए नए रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे म्यूटेंट जीन्स के, जो कॉम्बिनेशंस फॉर्म होते हैं हर एक नए ऑर्गेनिज्म के जन्म के समय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो बेसिकली वो वेरिएशंस वहां से ओरिजिनेट होते हैं। तो इसीलिए इनहेरिटेड जीन्स या इनहेरिटेड ट्रेड्स की वजह से वो फिटनेस उन ऑर्गेनिज्म को हम कह सकते हैं बाय बर्थ मिलती है, जेनेटिकली मिलती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये बात कही गई कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो बेसिकली फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म जो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से जो फिटेस्ट होंगे, जो सबसे ज्यादा मोस्ट सुटेबल होंगे, वो सर्वाइव करेंगे। अब ये जो फिटनेस है वो कहाँ से आई? फिटनेस आई उनके जेनेटिकल इनहेरिटेंस की वजह से, यानी जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स से, अपनी प्रीवियस जनरेशन से इस प्रकार के जो वेरिएशंस हैं, इस प्रकार के जो वेरिएंट जीन्स हैं, उनको इनहेरिट किए होंगे कि वो उस चेंज ऑफ क्लाइमेट में, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट में इजीली वहां सर्वाइव कर सकें। तो वही फ्लरिश करेंगे, वही मल्टीप्लाई करेंगे, और उन्हीं की जो प्रोजेनीज है वो ज्यादा लंबे समय तक वहां पाई जाएंगी, दिखाई देंगी। ओके, तो ये है एक्चुअली बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी ऑर्गेनिज्म, डार्विन एक्चुअली इस फाइनल कंक्लूजन पर आ गए कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है ये फिटनेस की वजह से है। और देखिए, अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के केस में क्या है, अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उन ऑर्गेनिज्म में जो भी सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म में या जितने सर्वाइविंग बैक्टीरिया हैं, अगर वो सारे के सारे मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करने लगते हैं तो उनके सबकी मैक्सिमम रिप्रोडक्शन की वजह से जो पॉपुलेशन का साइज है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। ठीक है, बिकॉज ऑल दी लिविंग, ऑल दी सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म्स आर रिप्रोड्यूसिंग अप टू देयर मैक्सिमम लेवल, सो इट विल एनहांस देयर साइज ऑफ पॉपुलेशन इन अ वेरी मल्टीप्लिकेबल मैनर, है ना, इन अ वेरी एक्सपोनेंशियल मैनर। ठीक है ना। तो इस तरह से ये तो बैक्टीरिया के केस में तो देखा जा सकता है, जैसे हमने देखा कि कुछ ही घंटों में बैक्टीरिया मिलियंस की संख्या तक पहुंच जाते हैं, अगर इनको कंडीशन सुटेबल मिल जाती है तो। लेकिन यही केस अगर हम किसी फिश में या किसी फॉल में अगर हम इमेजिन करें तो उसमें इस सिचुएशन तक आने के लिए उसमें लाखों वर्ष का समय लग जाएगा, क्योंकि फिश का या जो फॉल है उनका जो लाइफ स्पैन है, उनकी जो लाइफ साइकिल है वो कुछ ईयर्स की है। तो क्लियर हुआ कि बेसिकली लाइफ स्पैन के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि कौन सी पॉपुलेशन किस हद तक वेरी करेगी और कितना उसका जो रेट ऑफ इवोल्यूशन है वो कम और ज्यादा होगा। ठीक है, सो गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू लाइक्ड इट। नेक्स्ट, in our next class we will discuss about some more new topics of this chapter, some more interesting topics of this chapter. So keep following the instructions, keep watching the videos, keep sharing the videos with your dear ones so that they all may get benefit by this, and let's all together study in a very effective manner. God bless you. Thank you.